नमस्कार। पिछली वीडियो के मैंने कुछ अपने प्रसंग सुनाए थे। अब मैं क्षेत्रीय दलों के हिसाब से और जातीय हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान आकर्षण इसलिए करूँगा कि आप ये जनता जान ले कि आप धर्म की, क्षेत्र की, जाति के उसमें ना फंस करके एक मनुष्यता का परिचय दें और सही को सही, गलत को गलत कहें। और राजनीतिक मजबूती इसलिए ज़रूरी है सभी की कि वहीं पर नीतियाँ बनती हैं और उन नीतियों में कैसे उपेक्षित हो रहे हो और आपके जो लोग हैं वे आपको कैसे इस्तेमाल करके और आप उनमें मनमुग्ध होकर के हमारा प्रतिनिधि इतना है, इससे खुश होकर के काम नहीं चलेगा। आप उनको झकझोरिए। इसका मैं ऐसे देखे कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ इस सत्ता ने सरकारें बनाई हैं, सरकारें चलाई हैं, यानी कि अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाया है। आज तब इनकी कारनामे इनको नहीं दिखते थे, यानी कि इतने दूरदर्शी थे, इनको भाषी पर लाना था। और आप इस बात से भी समझ के देखिए कि किस तरह से आपको आपस में ही लड़ाते हैं। मैं पहले तो बिहार की तरफ ही चलूँगा कि वहाँ पर चिराग पासवान, उनके फादर गुजर गए और वो सबसे बड़े राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे। कहा अजीत सिंह के लिए जाता है, हमें हिट किया जाता है, लेकिन वो हर केंद्र की सत्ता में भागीदारी रही है, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है। लेकिन जब वो इस बार राज्य के चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा एक नीतिगत तरीके से भाजपा के संरक्षण में, और वो नीतीश को नीचा दिखाना चाहते थे। और वो नीतीश को एक किस्म से विधायक उन्हें घटवाए। उनका नारा था नीतीश की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। और हुआ क्या, खुद के तो विधायक आ नहीं पाए, नीतीश कुमार जी के विधायक उसने ज़रूर घटवा दिए। और फिर गतवा उसके चाचा ने पार्टी को तोड़ करके उस पर मालिक बन बैठे हैं। तो ऐसे इन क्षेत्रीय पार्टियों का ऐसे ही पतन कर रही है वर्तमान सरकार। हरियाणा में भी आप देख लीजिए, तो पंजाब में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो दो बड़े दल हैं उनके साथ में इन्होंने सरकारें बनाई हैं और उनका हार क्यों हो रहा है। तो ये विषय हमें जांचना चाहिए कि इसका मतलब ये कि जब लोग, मैं पिछली वीडियो में बोला था कि जब वर्ग, क्षेत्र, धर्म, राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति, संगठन ताकत में आता है, तब वो उस क्षेत्र में जहाँ पर वो अपना राज करता है, वहाँ पर वो क्या उस क्षेत्र के सभी वर्गों का, सभी जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए तत्पर रहता है, या चाटुकारों को देता है, योग्यों को महत्व देता है। जब योग्यों को महत्व नहीं दिया, चंद उन लोगों को, जाति और वर्गों के लोगों को अपनी पार्टी में मिला करके अपने संगठन चलाकर सफल हुए, आज उनका यही हर्ष हो रहा है। हरियाणा में भी यही हर्ष हो रहा है। वहाँ पर अब आप ये देखें कि जो ताकत में आने के बाद जातियों के नाम पर मजबूत तो हो जाते हैं, जातियाँ मजबूत भी कर देती हैं, लेकिन वे उन जातियों में भी चाटुकारों को साथ रखते हैं और बाकी लोगों को भी पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं देते हैं। उसका हरियाणा में हर्ष हुआ है कि वहाँ पर भी जो जातीय विधायक थे उनकी कोई औकात नहीं थी। उसका परिणाम आज सामने सबके है। ऐसी सभी जगह पर है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये जो सत्ता है ये आपस में आपकी कमजोरी को पूरी जानते हुए, और जब उसमें साथ में सहभागी भी रही, लेकिन जब ये पावर में आए तो आपकी उन कमजोरियों का लाभ उठा करके आज भी आपको एक दूसरे से भिड़ा करके और कमज़ोर कर रहे हैं। यानी कि क्षेत्रीय पार्टियां जो अपनी जातियों के नाम पर बनी और चली और राज किए हैं, उनके उद्देश्य भी, मंसूबे भी अच्छे नहीं थे। तो अब हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें इस सरकार की जैसे इन्होंने इस्तेमाल किया है, अब हम इनके कारनामों को उजागर करें कि जिन लोगों को ये कहते हैं कि केंद्र में हमारे 12 दलित मंत्री हैं, 27 ओबीसी के मंत्री हैं, राष्ट्रपति अब आदिवासी आने जा रहा है, पहले दलित था, पिछड़े थे, मंत्री संतरी थे, उसके बावजूद भी उन लोगों का ना आर्थिक और न सामाजिक उत्थान हुआ है, बल्कि और ज़्यादा उन पर अत्याचार हुए हैं। तो वे क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? तो आपको, आपके लोगों को, आपके क्षेत्र उसमें उलझा करके, आपकी निजी प्रतिद्वंद्विता में उलझा करके, धर्म का आड़ ले करके आपका लगातार शोषण हो रहा है। और आर्थिक रूप से कौन लोग समृद्ध हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से कौन कमांड कर रहे हैं, ये आपको सोचने का, चिंतन करना चाहिए। तो ऐसा मेरा इसलिए बोलने का भाव है कि आप ये जो नई आप भी देखिए, पिछली सरकारों में शिक्षा को निजीकरण किया था,
तो हालात क्या हुई, अब ये संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, साथ में नई शिक्षा नीति भी लाए हैं। तो मैं इस एक पहलू पे नई शिक्षा नीति पे भी आ जाइए। जैसे जब शिक्षा नीति जब उस समय इन्होंने निजीकरण किया था तो शिक्षा दोहरी थी, उसमें असमानता बढ़ी, लंगड़े घोड़े गधे एक शिक्षा की तरफ गए और जो तोड़ते हुए घोड़े थे, पौष्टिक घोड़े थे, उनको अलग शिक्षा दी गई और वह असमानता बढ़ती चली गई। अगर ये नई शिक्षा नीति में मैं पिछली बार भी बोल चुका हूँ कि आपको इतना चिंतन करना चाहिए और मांग ये करनी चाहिए कि आपको योग्यता के अनुसार उनको उस पर्याप्त प्लेटफार्म, समान प्लेटफार्म सबको देना चाहिए और उसमें जो प्रतियोगी आगे निकले उसको उचित स्थान मिलना चाहिए। अगर नई शिक्षा नीति के हिसाब से जब CEUT का जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी का जो चुनाव वो प्रवेश परीक्षा का इन्होंने एग्ज़ाम लिया है BA के लिए, तो ग्रेजुएशन के लिए, तो इसमें नीट इंजीनियरिंग में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनको बजाय उस नेक्सस को तोड़ने के, तो इन्हें उनमें भी और इन शिक्षाओं में भी स्कूल विद्यालय में जो सिलेबस है कोचिंग सेंटर वाले पढ़ा रहे हैं, क्या आपने इसका अध्ययन नहीं किया था? आप इस शिक्षा में जब आपको पता है कि इंटर में पासिंग मार्क्स से ही काम चल जाएगा, एलिजिबल टेस्ट पास करना जरूरी है, तो उस एलिजिबल टेस्ट का एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा कोर्स स्कूल में क्यों नहीं लगाया गया? ये स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स की जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लगाई? अगर आप ऐसा लगाते तो माना जाता कि आप सबको शिक्षित करके अच्छी उच्च शिक्षा देने के आप चिंतित हो। इससे क्या हो रहा है, कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, उनमें भारी फीस दे करके जो सक्षम लोग हैं वो ही शिक्षा ले पाएंगे, कमज़ोर नहीं शिक्षा ले पाएंगे। अपवाद को बात मत करिए, कोई एक आधा अपवाद में कोई तीक्ष्ण बुद्धि का गरीब दलित पिछड़े का आगे बढ़ के प्रवेश पा जाता है, वो सब के लिए उदाहरण नहीं हो सकता। हम अंतोगत्वा आर्थिक और सामाजिक समानता और सम्मान के जीवन में जीने वाला व्यक्ति अपनी मैक्सिमम अधिकतम प्रतिभा का उत्थान और फैलाव कर सकता है। तो ये भाव हमें भी चिंतन करना चाहिए और सरकार से हमें ये मांग करनी चाहिए कि ये जो सरकारी, गैर सरकारी और इंग्लिश और हिंदी और स्टेट और केंद्र बोर्ड, इनको एक समावेश करके नीति क्यों नहीं लाई जा रही है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। बोल कोई नहीं रहा है, केवल और केवल बस धर्म की आड़ में दूसरों को अपमानित करके। तो मैं उसमें भी एक पहलू है बता दूं कि भारी आकर्ता यहाँ आए, उनकी आकर्ता, उन भारी आकर्ताओं की आस्था को हमने माना और यहाँ पर उन्होंने राज किया। तो वे भारी आकर्ता आए किस वजह से, उन्होंने यहाँ आस्था हमारे लोगों ने स्वीकार क्यों की और उनका शासन यहाँ क्यों चला, उस पर हम क्यों नहीं चिंतन करते? उनके जो हम कुकृत्य, अपमान या कट्टरता दिखाते हैं, वो कट्टरता के जनक कौन थे, उनके प्रेरणा कौन थे, उनको संरक्षण देने वाले कौन थे, उनको सहयोग देने वाले कौन थे? विषय इस पर चिंतन करना चाहिए और वो शोध का विषय है और उसको जानने का विषय है। वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी जान करके मैं ये बोल रहा हूँ कि सारी कमी हमारे व्यवस्थापकों की थी, धर्माचार्यों की थी और व्यापारियों की थी। ये जो गठजोड़ मैं बार बार बोलता हूँ, ये सबसे बड़ा दोषी है। इसे केवल अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक चाहिए। उसके लिए जितने दिन का राज्य चल जाए उतना इनके लिए सौभाग्यशाली है, वरना ये फिर उन्हीं आस्थाओं में जो वर्षों में आते हैं उनमें समावेशी हो जाते हैं। ये इनका भाव है। इस भाव को समझते हुए आप राष्ट्रीयता और धर्म की जो बात कर रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल और केवल ये नहीं है। इनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम कैसे जो भी बची हुई जनता है, जो भी बची हुई आस्था है, जो भी बचा हुआ क्षेत्र है, उस पर अपने आप को कैसे वजूद में रखें। इस वजूद को रखने के लिए आपका हर्ष, आपका पतन, आपका शोषण किया जा रहा है, इस पर आप आवाज़ उठाइए। नमस्कार।